नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो गया देश तक का। राजस्थान में जारी सियासी उठापटक में पहली बाजी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जीत ली है। अब से थोड़ी देर बाद उन्होंने कैबिनेट की पहली बैठक बुला ली है। सचिन पायलट की डिप्टी सीएम पद और उनके 2 समर्थक मंत्रियों की पद से छुट्टी कर दी गई है, लेकिन पायलट खेमे ने अभी हार नहीं मानी। राजस्थान की सियासत में मुख्यमंत्री गहलोत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो वाकई जादूगर हैं। उनकी बाजीगरी के आगे सचिन पायलट चारों खाने चित हो गए। गहलोत ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम के पद से भी बाहर कर दिया। इसी के साथ अशोक गहलोत ने ये बाजी भी अपने नाम कर ली। ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप विधायक विधानसभा में मांग कर रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि बीजेपी के सहयोग से हम सरकार गिराएंगे। जिसकी मंशा हो जाती है मुझे मेरी पार्टी के खिलाफ में जाना है, उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। कांग्रेस ने सचिन पायलट के करीबियों पर भी सख्त एक्शन लिया। उनके समर्थक 2 मंत्रियों को पद से हटा दिया गया। विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है। सचिन पायलट की जगह शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से पायलट के समर्थक मुकेश भाकर को हटाकर गणेश घोगरा को बनाया गया है। श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी का क्या और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कलराज मिश्रा से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल को उन्होंने उप मुख्यमंत्री और दोनों मंत्रियों के पद से हटाने की जानकारी दी। उन्होंने सचिन पायलट पर एक और वार करते हुए कहा कि वो बीजेपी के हाथों खेल रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो हमारे पहले थे पायलट साहब, उनके हाथ में कुछ नहीं वहाँ पर। वो तो खुद ही वहाँ पे पूरी कुनबा जो है वो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। हमारे कुछ साथी गुमराह होकर के चले गए दिल्ली के अंदर और बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं हुए। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी इस संकट को सुलझाने में लगा हुआ था। सचिन पायलट को लगातार मनाने की कोशिशें चल रही थी। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे ने भी सचिन पायलट को मनाने के लिए आखिरी अपील की। मैं और उनके सभी साथी विधायकों से अपील करता हूं कि वे आज की विधायक दल की बैठक में शामिल हों। कांग्रेस की विचारधारा और मूल्यों में अपना विश्वास जताते हुए कृपया अपनी उपस्थिति निश्चित करें। व श्रीमती सोनिया गांधी जी व राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करें। ऐसे में पायलट ने ऐसी शर्तें रख दी कि पार्टी नेतृत्व को ना कहना पड़ा। इसी के साथ ये बाजी अशोक गहलोत ने जीत ली। दरअसल कांग्रेस के अंदर पार्टी से ज्यादा नेताओं के अंदर लोगों की निष्ठा है। यही वजह है कि जीत चाहे किसी की हो, भले ही सरकार बच जाए, मगर कांग्रेस की तो हार ही हुई है। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। सचिन पायलट की गहलोत मंत्रिमंडल से छुट्टी हो गई है। उनके 2 समर्थक मंत्री भी निकाले जा चुके हैं। दिन भर राजस्थान में जबरदस्त हलचल मची रही। आइए जरा आपको पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। जयपुर के इस होटल के बाहर सुबह करीब 9 बजे से गहमागहमी तेज हो गई थी। कांग्रेस के सूत्र कल रात ही साफ कर चुके थे कि आज राजस्थान के सत्ता संघर्ष का पटाक्षेप हो गया, लेकिन ये कोई कहने की स्थिति में नहीं था कि सचिन पायलट को पार्टी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि सुबह तक पार्टी का रवैया नरम बना हुआ था। मैंने कोई शिकायत उनकी नहीं करी हाईकमांड को इनको हटाओ। उसके बावजूद भी उनका जो रवैया रहा है 3 महीने से 6 महीने से, आप देखते आ बैल मुझे मार जो कहावत है, उस रूप में इन्होंने पेश किया अपना। कांग्रेस नेतृत्व ने खुले मन से सारे दरवाजे खोलकर कहा, परिवार का सदस्य अगर रास्ता भटक जाए, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए, शाम का भूला अगर आज सुबह भी घर वापस आ जाए, तो वो भूला नहीं कहलाता, वो परिवार का सदस्य है। पूरी बात सुनी जाएगी, हर बात का हल निकाला जाएगा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक का समय सुबह 10 बजे तय किया गया था, लेकिन इसे 1 घंटे बढ़ा दिया गया। सुबह 9:39 पर कांग्रेस की तरफ से अविनाश पांडे ने सचिन पायलट के लिए ट्विटर के जरिए आखिरी अपील की।
मैं सचिन पायलट और उनके सभी साथी विधायकों से अपील करता हूं कि वे आज की विधायक दल की बैठक में शामिल हों। कांग्रेस की विचारधारा और मूल्यों में अपना विश्वास जताते हुए कृपया अपनी उपस्थिति निश्चित करें और श्रीमती सोनिया गांधी जी व राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करें। कांग्रेस के नेता लगातार सचिन पायलट का मान मनोवल कर रहे थे, लेकिन पायलट टस से मस नहीं हुए। उल्टा पायलट खेमे में राहुल गांधी पर हमला शुरू कर दिया गया। मेरा मुद्दा विकास का मुद्दा है। जब राहुल गांधी जी पधारे थे सरदार शहर, तब उन्होंने घोषणा की थी कि कुंभाराम नाव तो उनको नहीं आया, पर कुंभकर्ण लिफ्ट के नाव से बोल गए। ये किसानों के हित का मुद्दा है, किसानों के जीवन मरण का प्रश्न है। किसान संघर्ष करते आए हैं। जब तक ये मुद्दा पूरा नहीं होगा, हम किस मुंह से जाके पब्लिक में मुंह दिखाएंगे। दूसरी तरफ गुरुग्राम के होटल में बैठक में पायलट समर्थक विधायक ट्वीट के जरिए गहलोत के खिलाफ जंग छिड़े हुए थे। कांग्रेस विधायक और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मुकेश भाकर। इनका ट्वीट देखिए। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। कांग्रेस में निष्ठा का मतलब है अशोक गहलोत की गुलामी, वो हमें मंजूर नहीं। जहां एक तरफ सियासी माहौल जयपुर में गर्मा चुका है, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में जिस होटल के अंदर जो लोग सचिन पायलट के साथ उनका साथ दे रहे हैं, वो एमएलएस जहां रुके हुए हैं, वहां पे इस समय पुलिस की कड़ी व्यवस्था चल रही। एक तरफ कांग्रेस की ओर से लगातार सचिन पायलट को मनाने का संकेत दिया जा रहा था, दूसरी तरफ बताया जाता है कि मानेसर में बैठे सचिन पायलट समर्थक लगातार अशोक गहलोत पर हमला बोल रहे थे। माना जा रहा है कि इसी वजह से अनुशासनात्मक कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया। इस बीच एक और अहम घटनाक्रम सामने आया। बीटीपी विधायक राजकुमार रोत ने एक वीडियो जारी कर पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। मैं राजस्थान विधानसभा का 84 विधानसभा क्षेत्र से विधायक हूं और वर्तमान में जो राजस्थान में स्थिति पैदा हो चुकी है, अभी ये हाल है कि हमें एक तरह से कैद कर रखा है। राजस्थान का सियासी घटनाक्रम तेज है। सचिन पायलट की कुर्सी छीन चुकी है। लड़ाई का पहला दौर गहलोत अपने नाम कर चुके हैं, लेकिन राजनीति पर करीब से नजर रखने वाला हर कोई जानता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मानेसर से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। सियासी दांवपेच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहली बाजी जरूर जीत ली, लेकिन क्या सचिन पायलट बाजी पलट सकते हैं? क्या वो अभी खेल में बने हुए? आखिर क्या होगा उनका अगला कदम? क्या वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह बीजेपी का दामन थामेंगे या फिर नई पार्टी बनाएंगे? सचिन पायलट ने डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद ट्वीट कर पहली प्रतिक्रिया देते हुए संकेत दिया कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने लिखा, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। इसके साथ ही सचिन पायलट ने अपने ट्विटर हैंडल से डिप्टी सीएम हटा दिया है और कहीं भी कांग्रेस का जिक्र नहीं है। अब उनके ट्विटर बायो में सिर्फ टोंक से विधायक, आईटी, दूरसंचार और कॉरपोरेट मामलों के पूर्व मंत्री भारत सरकार लिखा हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ेंगे या पार्टी में ही रहकर आगे की लड़ाई लड़ेंगे या फिर बीजेपी ज्वाइन करेंगे, जिसकी संभावना फिलहाल कम लग रही है क्योंकि उनके समर्थन में आए विधायक बीजेपी में नहीं जाना चाहते। ईमानदारी से काम किया मैंने, उसका नतीजा मुझे ये मिला कि उन्होंने बर्खास्त किया। ऐसा कौन सा हमने पार्टी के खिलाफ या कोई ऐसा अनियमितताएं की या पार्टी के खिलाफ गए, हमारी नाराजगी थी तो हमने पार्टी के मंच पे बात रखी। ऐसे में एक विकल्प और बचता है कि सचिन पायलट नई पार्टी खड़ी करें क्योंकि वो युवा हैं और संगठन को खड़े करने की काबिलियत है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वो कांग्रेस को राजस्थान में जीत भी दिला चुके हैं। उधर खबर यह है कि कांग्रेस के कई नेता अब भी उन्हें मनाने की कोशिश में लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक जितिन प्रसाद और दीपेंद्र हुड्डा ने इस मामले में सोनिया गांधी से बात भी की है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भी कह चुके हैं कि सचिन पायलट के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। पिछले 4 दिन में भी कांग्रेस नेतृत्व ने खुले मन से सारे दरवाजे खोलकर कहा, परिवार का सदस्य अगर रास्ता भटक जाए, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए,
शाम का भूला अगर आज सुबह भी घर वापस आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता, वो परिवार का सदस्य है, पूरी बात सुनी जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या सचिन पायलट उन शर्तों को छोड़ देंगे जो उन्होंने पहले रखी थी। सचिन पायलट ने गहलोत को सीएम पद से हटाने की शर्त रखी, पार्टी नेतृत्व ने मना कर दिया। पायलट ने खुद को सीएम बनाने की शर्त रखी, पार्टी ने उससे भी इंकार कर दिया। एक शर्त राजस्थान के प्रभारी को हटाने की भी थी, जिस पर पार्टी ने कहा कि विचार किया जाएगा। सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसे में अब इंतजार है सचिन पायलट के अगले कदम का, और इम्तिहान कांग्रेस के मैनेजमेंट का भी है कि क्या वो युवा नेता को पार्टी से जोड़े रख सकते हैं। बेशक बीजेपी के नेता सचिन पायलट को पार्टी में आने का न्योता दे रहे हों, लेकिन सचिन पायलट ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा। क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे या नया मोर्चा बनाकर अशोक गहलोत के लिए चुनौती पैदा करेंगे। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। और बीजेपी का कहना है कि सचिन पायलट के लिए उनके दरवाजे खुले हैं, वो जब चाहे बीजेपी में आ सकते हैं। उनके जैसे युवा और प्रतिभाशाली नेता का स्वागत होगा। वसुंधरा राजे के रहते अगर वो बीजेपी में आना चाहें तो पार्टी उनका स्वागत करती। हालांकि सचिन पायलट ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले। उधर बीजेपी लगातार राजस्थान में बदलते सत्ता समीकरण पर अपनी नजर गड़ाए हुए है। बड़ा दम्भ था इनको कि हमारी पार्टी में एकता है, हम लोगों ने सबको साथ लेके चलने की क्षमता है, सबका पार्टिसिपेशन है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से पहली हमारी जो भविष्यवाणी थी वो सही साबित हुई कि सरकार और पार्टी अंतर्विरोध और अंतर्कलह की शिकार थी। नतीजा ये है कि अपमानित होकर सचिन पायलट को कांग्रेस से अलग होना पड़ा। तय नहीं है कि इनके पास बहुमत है कि नहीं है। मैं सोचता हूँ राजस्थान की विधानसभा के फ्लोर पर बहुमत सिद्ध होने के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार करें तो जनता के प्रति न्याय होगा। बाकी तो केवल ये मंत्रिमंडल बांट करके और सचिव बांट करके और गाड़ियां पकड़ा करके बहुमत सिद्ध करने का प्रयास करोगे, लोकतंत्र के साथ एक तरह से चीरहरण का काम होगा। और अब खबर दिल्ली में प्रियंका गांधी वाड्रा के बंगले पर हो रही सियासत की। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा बंगला खाली करने के लिए मोहलत मांग रही थी। प्रियंका ने उनके दावे को झूठा करार दिया और कहा कि वो 1 अगस्त तक बंगला खाली कर देंगी। अब प्रियंका गांधी वाड्रा और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के बीच बंगला खाली करने को लेकर ठन गई है। हरदीप पुरी ने कहा था प्रियंका गांधी लोधी एस्टेट के बंगला नंबर 35 को खाली करने के लिए और समय बढ़वाना चाहती है, लेकिन प्रियंका ने इन बातों को सिरे से खारिज कर दिया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने सरकार से ऐसी कोई अपील नहीं की है। वो सरकार के निर्देशानुसार 1 अगस्त तक सरकारी बंगला खाली कर देंगी। लेकिन प्रियंका की सफाई के फौरन बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट के जरिए हमला बोला। उन्होंने लिखा कि सच खुद सामने आ जाता है। एक बड़े कांग्रेसी नेता ने मुझे 4 जुलाई 2020 को दोपहर 12:05 पर मुझे फोन कर अनुरोध किया कि प्रियंका के बंगले को किसी दूसरे कांग्रेस सांसद को आवंटित कर दिया जाए ताकि प्रियंका वाड्रा उसमें रह सके। कृपया हर चीज को तूल ना दें। अब सवाल उठता है कि इस मामले में कौन सच्चा है और कौन झूठा। प्रियंका बंगला मोहलत की बात को झूठा बता रही हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी का अनुरोध प्रधानमंत्री मोदी ने मान लिया है और उन्हें बंगला खाली करने के लिए मोहलत भी दे दी गई है। बंगला खाली करने को लेकर कांग्रेस पहले ही बीजेपी पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगा चुकी है। दिल्ली से पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब आपको जरा देश का कोरोना ग्राफ भी दिखा देते हैं। आपको बता दें कि हालात इस कदर चिंताजनक हो गए हैं कि बिहार में एक बार फिर से अगले 15 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर देना पड़ा है। उस पर आपको विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन उसके पहले जरा देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना का हाल इस समय क्या है वो आपके सामने रख देते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना का ग्राफ किस तरीके से बढ़ा है वो आपके सामने है। कुल केस 28,498 बढ़े, 17,989 ठीक हुए। राहत की बात है 553 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटे में कोरोना से। ये 24 घंटे का अपडेट है। भारत में आंकड़ा इस वक्त 9,06,752, 5,71,460 लोग ठीक हुए हैं और 23,727 मरने वालों का आंकड़ा है कोरोना से अब तक। और राज्यों के हाल की बात की जाए तो दिल्ली में 1,13,740 संक्रमित हैं, जिनमें से 91,312 लोग ठीक हो चुके हैं। 3,411 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से। महाराष्ट्र में 2,60,924 संक्रमित हैं,
और 10,482 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। ठीक इसी तरह तमिलनाडु में 2032 लोगों की मौत कोरोना से अब तक हो चुकी है। कुल संक्रमित 1,42,798 लोग हैं तमिलनाडु में। तो यह हाल था कोरोना का। देश के अलग अलग राज्यों का ग्राफ आपने देखा। बिहार में कोरोना के मामले 18,000 के पार हो चुके हैं और इस वजह से बिहार में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक के लिए अब पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। और वो करते हैं अगली खबर का, अब आपको सुनाते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का वो बयान जिसकी वजह से भारत में बहुत गुस्सा है। नेपाली पीएम ने श्रीराम को अयोध्या का नहीं बल्कि नेपाल का बता दिया। हालांकि बवाल बढ़ने के बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय ने सफाई दी कि हमारी मंशा किसी की भावनाओं को आहत करने की नहीं थी। और मैं दावा करता हूं, बल्कि चुनौती देता हूं ओली जी को कि 5 विद्वान नेपाल के, 5 विद्वान हिंदुस्तान के, कहीं भी शास्त्रार्थ करा लीजिए। भगवान राम की नगरी के अस्तित्व को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की गुस्ताखी उन्हें भारी पड़ने लगी है। साधु संत और जागरूक भारतीय समाज प्रमाण के साथ सामने हैं और ओली को शास्त्रार्थ की चुनौती दे रहा है। चुनौती देता हूं ओली जी को। दरअसल विवादों के केंद्र में ओली का वो बयान जिसके जरिए नेपाली पीएम ने भारत पर सांस्कृतिक अतिक्रमण का आरोप लगाया था। उन्होंने भारत पर नकली अयोध्या खड़ी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि असली अयोध्या यूपी के फैजाबाद में नहीं बल्कि नेपाल में है। नेपाल के आदि कवि भानुभक्त की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए ओली ने विवादों की ऐसी कथा बांची जिस पर शायद ही कोई यकीन करे। लेकिन ओली तो यहाँ तक दावा कर गए कि जिस अयोध्या में मां सीता की शादी हुई थी वो नेपाल में पीरगंज के पास थोरी नाम की जगह पर है। अयोध्या पर अनर्गल प्रलाप करने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री ने हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम पर भी अपने ज्ञान का प्रलाप किया। उन्होंने कहा कि ये बात सच है कि सीता जी की शादी राम से हुई थी, लेकिन वो राम हिंदुस्तान के नहीं बल्कि नेपाल के थे। प्रमाण के लिए ओली ने उनका नेपाली पता ठिकाना भी बता दिया। समय समय में जनकपुर इतिहास यहाँको जनकपुर वहाँको अयोध्या हुन्थ्यो भने कहाँ छोरीको बिहे गर्न खोजिया छ, कसले के गरे, त्यस बेलाका जमानामा न टेलिफोन न मोबाइल, कताबाट थाहा होस्, थाहा हुन पनि सम्भव थियो, नजिकै पर्थ्यो, सजिलैसँग गयो। दरअसल कुर्सी बचाने की लड़ाई में उलझे ओली हिंदुस्तान के खिलाफ नेपाली भावनाएं भड़काने में लगे हैं। वो चीन की हाँ में हाँ मिला रहे हैं और भारत के साथ विवाद के नए नए मोर्चे खोल रही हैं। लेकिन जो मोर्चा उन्होंने अयोध्या और श्री राम के नाम पर भारत के खिलाफ खोला है उसे सिर्फ ओली का दिमागी फितूर ही कहा जा सकता है, क्योंकि भगवान राम और जनक दुलारी सीता की कहानियां घर घर सुनी और देखी जाती हैं। कि वो माफी मांगे, नहीं तो साधु संतों में इसका एक रोष है। ओली इससे पहले उत्तराखंड के काला पानी पर दावा जता चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने नेपाली संसद में नया नक्शा पास करवाकर काला पानी को नेपाल का हिस्सा भी बता दिया था। इसके बाद ओली बिहार में उलझ गए और अब ऐतिहासिक तथ्यों को झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली से गीता मोहन, पटना से सुजीत झा और अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कानपुर के बिकरू गांव में हुए शूटआउट के मुख्य आरोपी विकास दुबे के घर पर एक बार फिर छापा मारा गया और पुलिस ने छापेमारी में उसके घर से एक AK-47 राइफल और एक इंसास राइफल बरामद की। यह बरामदगी गिरफ्त में आए एक आरोपी की निशानदेही पर हुई। ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने आज सुबह कानपुर पहुंचकर इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम ने कानपुर शूटआउट के मामले में एक और इनामी बदमाश शशिकांत उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस मामले में 11 और लोगों की तलाश अभी तक जारी है।
सरकारी है तो दोनों पुलिस की सरकारी ये चलती है सर इधर देख ले सर इधर देख ले सर देख बंगाल में बीजेपी के एक नेता की संदिग्ध मौत के बाद हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी ने 12 घंटे का बंद कराया। 4 बड़े नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। बीजेपी के विधायक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में रस्सी से लटका हुआ मिला था। शुरुआत में यह कहा गया था कि बीजेपी के नेता ने आत्महत्या कर ली, लेकिन सवाल यह उठा कि बीजेपी के नेता ने अपने घर से 1 किलोमीटर दूर एक दुकान के बाहर लटककर आत्महत्या क्यों की। इसी मामले में पार्टी के 4 सांसदों ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। साथ ही बीजेपी ने आज 12 घंटे के बंद का ऐलान भी किया था। और देश तक में अब बात दिव्यांशी जैन की, जिन्हें 12वीं की परीक्षा में 100/100 नंबर मिले, मतलब 600 में से 600 नंबर दिव्यांशी ने पाए। हमारे ये फादर है, ये बिटिया है और ये और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद ओली का राम नाम असत्य है। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।